अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा यकूब। टुडे वी स्टडी ऑन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि एएसटी क्या होता है। एएसटी जिन चाइल्ड्स में होता है उनको क्या क्या चीज़ें जो हैं फेस करनी पड़ती हैं, किन साइंस के ज़रिए हमें पता चलता है कि ये जो बच्चा है उसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की एज क्या है, कब हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं और किस तरह से उसे ट्रीट किया जा सकता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कास्ड बाय डिफरेंसेस इन द ब्रेन। यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है एक ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्या है कि जो ब्रेन है उसके अंदर डिफरेंस रह जाता है। यानी ब्रेन के अंदर जो है ना वो मेन प्रॉब्लम आती है। पीपल विद ASD ऑफन हैव प्रॉब्लम विद, और ये जो बच्चे हैं ना ये सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लोगों से बात नहीं कर पाते, लोगों को अपनी जो नीड एंड डिज़ायर होती हैं, अपने जो इंटरेस्ट होते हैं वो नहीं बता पाते, और रिस्ट्रिक्ट जो होते हैं इनके पैटर्न्स होते हैं, यानी कि अंदर इन्हें चेंजिंग्स पसंद नहीं होती। अगर एक स्पेसिफिक फ़ूड इन्हें पसंद है तो वही फ़ूड इन्हें चाहिए। अगर वो फ़ूड चेंज होगी तो ये जो है वो नॉर्मली एडजस्ट नहीं कर पाते, जो कि सीवियरिटी के लेवल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि एक बच्चा जो है उसके अंदर किस लेवल के ऊपर जो है वो ASD है। इसके अलावा रिपीटेटेड बिहेवियर होते हैं और इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि रिपीटेटेड के एक तरह का ही जो बिहेवियर है उसे बार बार जो है वो ये रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह के अगर क्वीन है तो क्वीन को उछाल रहे हैं या स्पिन कर रहे हैं, यानी कि रिपीट करते हैं बिहेवियर को। या जो टॉयज़ होते हैं उन्हें लाइन अप करते हैं, उनकी चीज़ जो है ना एक लंबी रो बनाते हैं, या उनके एक टॉय के ऊपर दूसरा टॉय रख के जो है इस तरह जो है, या एक अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट बोर्ड दिया तो A के ऊपर B के ऊपर C, इस तरह रख के भी जो है ना ये चीज़ों को लाइन अप करते हैं। अब हम ऑटिज़म का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। परसिस्टेंट डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, deficit in social emotional rapidity ranging for example from abnormal social approach and failure of normal back and forth conversation to reduce sharing of interest। यानी कि ये जो बच्चे होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि सोशल कम्युनिकेशन नहीं होती, डेफिसिट होता है सोशल इंटरेक्शन के अंदर। इसके अलावा वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उन्हें इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो दूसरे पर्सन के साथ जो है वो नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनके अंदर ये भी होता है कि स्पीच डिले आ रहा था, स्पीच के जो माइलस्टोन्स होते हैं वो डिले होते हैं, और वो नॉर्मली जो है वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। और नॉन वर्बल लैंग्वेज जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से वो दूसरे पर्सन को नहीं बता पाते, उनके साथ अपने इंटरेस्ट शेयर नहीं कर पाते, या उनके साथ अपने जो इमोशंस हैं वो शेयर नहीं कर पा रहे थे, या उन्हें बता नहीं पा रहे थे कि उनके साथ मसला क्या है, किस प्रॉब्लम का जो है उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नेक्स्ट पर्सन होता है उसको नहीं पता चल रहा होता कि जो ये ऑटिज़म के जो बच्चे हैं इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। या अगर उन्हें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा वो रो रहा है तो वो अगर हम उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो वो हमारे साथ वैसे सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो हमें नहीं बता पाएगा कि क्या मसला है। ना तो उसकी वर्बल लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो बोल के बता सके कि मुझे क्या हुआ है, ना उसकी नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो बताए कि क्या उसके साथ मसला जो है वो पेश आया है। डेफिसिट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर यूज फॉर सोशल इंटरेक्शन रेंजिंग फॉर एग्जांपल पोअरली इंटरेक्टिव वर्बल एंड नॉन वर्बल। यानी कि जैसे पहली बात यह कि नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो होती है वो भी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो नॉन वर्बली ही बता सकें डिफरेंट जेस्चर्स और साइंस के ज़रिए कि उनके साथ जो है वो क्या प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो बच्चे होते हैं ये आई कांटेक्ट नहीं प्रॉपर देते, और जैसे कि पहले पढ़ा कि इमोशंस को ना ये खुद अंडरस्टैंड करते हैं और ना ये इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस कर पा रहे होते हैं, कि फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे होते कि उनके ज़रिए ही जो है वो हम अंदाज़ा लगा लें। क्योंकि जिस तरह नॉन वर्बल लैंग्वेज की एक अगर फेशियल एक्सप्रेशन है कि फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसकी क्या सिचुएशन है, वो हैप्पी है या वो सैड है। लेकिन इनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी नॉन वर्बल लैंग्वेज इतनी क्लियर नहीं होती कि उसके ज़रिए भी हम पता लगा सकें। अगर हम इनका क्राइटेरिया 3 देख लेते तो उसके अंदर क्या क्या डेफिसिट होता है इनके अंदर रिलेशनशिप को डेवलप करने का, मेंटेन करने का, अंडरस्टैंड करने का। यानी कि ना ही ये दोस्त बना पाते हैं, ना ही दोस्ती को बरकरार रख पाते हैं, और ना ही इनके पास जो है ना
ये कॉन्सेप्ट होता है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि पीयर्स क्या होते हैं, सिबलिंग्स क्या होते हैं, ये पेरेंट्स क्या है और किस तरह से उनके साथ जो रिलेशन है उसे मेंटेन करना है। इन्होंने अपने ख्यालाती दोस्त इमेजिनेटिव प्ले के अंदर ही जो है ना वो दोस्त बनाए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये चल रहे होते हैं। और वैसे जो है ये सोशली दूसरे पर्सनस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे और इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। ये सोलिटरी प्ले करते हैं, अलहदा ही जो है अकेले खेलना पसंद करते हैं। रिपीटिटिव जो है वो पैटर्न और बिहेवियर शो करते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं, जैसे कि लाइनअप करते हैं चीज़ों को, या जो कोइन है उसको उछालते हैं, या इनके अंदर जो है स्पीच का जो डिले होता है वो इकोलेलिया के सूरत में भी होता है। कि इकोलेलिया ये होता है कि जो बच्चा है उसकी रिसेप्टिव जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। एक जो चीज़ है सबसे पहले रिसेप्टिव में जाती है, रिसेप्टिव यानी कि अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद जो है वो बच्चा जो है वो लर्न करके चीज़ को एक्सप्रेस करता है, उस चीज़ में बाहर लेके आता है। लेकिन इनके अंदर जो है ये नहीं होती, जिस वजह से ये इक्वलिया नहीं होता कि अगर एक पर्सन जो भी बोल रहा है और ये बच्चे सुनते हैं तो ये उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं सेंटेंस को, फ्रेजेस को जो है वो रिपीट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि नेक्स्ट जो पर्सन है वो क्या बात कर रहा है। यानी अगर किसी एक पर्सन ने इनके पास खड़े होकर ये बात किया कि खाना खा लो, तो इन्होंने भी पीछे से यही जो है ये फ्रेज़ को रिपीट करना है कि खाना खा लो। और ये नहीं कि इनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि इसके अंदर खाना क्या है और कि खाना क्या चीज़ है, और खा लो जो है वो एक एक्शन है कि खाना खाने की बात हो रही है। ये सिर्फ वैसे जो है उनके फ्रेज़ जो है उसको ये रिपीट कर रहे होंगे। ये इकोलेलिया जो है इसको कहा जाता है। रूटीन जो है वो इनकी सेम होती है, उसके अंदर जो है ये चेंजिंग्स को पसंद नहीं करते। यानी अगर एक जगह पे सोना है तो वही जगह इन्हें सोने के लिए चाहिए, ये खाना खा रहे हैं तो वही जो है इन्हें खाना जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी चाहिए। उसके अंदर जो है ये चेंजिंग्स को पसंद नहीं करते। हाइपर एक्टिव होते हैं, ये हाइपो होते हैं। हाइपर के यानी बहुत ज़्यादा जो होते हैं सेंसरी इनपुट, सेंसेस बहुत ज़्यादा जो है एक्टिवली वर्क करती हैं, परसीव करती हैं चीज़ों को। और हाइपो के बहुत लो लेवल के ऊपर जो है वो साउंड या टेक्सचर वगैरह को जो है ये फील करते हैं। इनके ये जो सिम्टम्स होते हैं ये अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर ही जो है ये क्लियर हो जाता है और पता चल जाता है कि ऑटिज़म के जो है ये बच्चे हैं। और ज़्यादा जो है ये तब प्रॉब्लम का होता है जब ये इनकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है इसके ज़रिए डिस्टर्ब हो। अगर हम कोई भी डिसऑर्डर देख लेते हैं उसमें मेन कब जो है वो डायग्नोज उस चीज़ को किया जाता है कि जब वो पर्सन उन चीज़ों के साथ नॉर्मली जो है वो नहीं चल पा रहा होता, और नॉर्मली वो नहीं एडजस्ट कर पा रहा था उसके साथ। उसकी जो लाइफ होती है, उसके लाइफ की जो मेन होती है सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ की, वो डिस्टर्ब हो रही होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ऑटिज़म के कुछ स्पेसिफायर्स होते हैं, कुछ स्वेयरिटी लेवल होते हैं। यानी अगर ज़्यादा स्वेयर इस तरह हाई लेवल के ऊपर है तो वो बच्चे जो हैं वो अपनी रूटीन के अंदर और ज़्यादा फिक्स होते हैं, वो अंदर जो है वो चेंजिंग नहीं कर पा रहे होते उन्हें। यानी अगर एक टॉय से खेल रहे हैं तो वो उन्हें वही टॉय खेलने के लिए चाहिए, वो टॉय जो है उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। और वही जो है उनकी इस तरह सोने की रूटीन इस तरह होगी। अगर स्वेटी लेवल थोड़ा कम हो तो थोड़े से कम जो है वो इस तरह सिम्टम्स होते हैं। और ऐसे ही जो है कुछ स्पेसिफायर्स होते हैं कि जैसे कि इनके अंदर कुछ ऑटिज़म के बच्चे होते हैं कि जो बोल सकते होते हैं, उनको स्पीच डिले के इशू नहीं होता, लेकिन कुछ होते हैं कि उनको स्पीच डिले का इशू होता है। और ऐसे ही सेकंड स्पेसिफाई ये होता है इंटेलेक्चुअल लेवल का, कि कुछ जो होते हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो होता है, जो आईक्यू होता है बहुत कम होता है, वो नई चीज़ों की तरह अंडरस्टैंड कर पा रहे होते हैं। बट साथ ही साथ स्पेसिफाई में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो इंटेलेक्चुअली बिल्कुल ठीक होते हैं, इंटेलेक्चुअली वो इम्पेयर नहीं होते, उनका आईक्यू जो होता है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है, वो हाई फंक्शनिंग होते हैं। लेकिन वैसे जो है वो फिर भी उनके रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियर होता है, जिनकी वजह से उन्हें डायग्नोस किया जाता है। अर्ली जो चाइल्डहुड एज पीरियड होता है, इसके अलावा यानी 12 to 24 मंथ तब तक जो है इनके अंदर सिम्टम्स देख के इन्हें डायग्नोस कर दिया जाता कि ऑटिज़म के बच्चे हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है, इसके अंदर बिहेवियर थेरेपी होती है, इसके अलावा मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट किया जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जाती है, और स्कूल बेस्ड थेरेपीज़ होती हैं, जॉइंट अटेंशन थेरेपीज़ होती हैं, जो कि इनके ट्रीटमेंट के लिए कारआमद होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।